वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। इंडक्टर हम लोग पढ़ रहे थे और हमने जाना था कि इंडक्टर होता क्या है। इंडक्टर बेसिकली किसी भी कंडक्टर को अगर हम एक कॉइल का शेप दे दें तो वो इंडक्टर कहलाता है, क्योंकि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सिंगल वायर। हालांकि हमने जाना कि इंडक्टेंस होता क्या है। इंडक्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण जब कंडक्टर से करंट का चेंज हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी चेंज करता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो भी चेंज करता है। L इक्वल टू डी लेमडा बाई डी है, ठीक है। और फेराडे के एक्सपेरिमेंट से एक और भी बात पता चली कि अगर किसी कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो उस कंडक्टर में एक वोल्टेज जनरेट होगा, है ना। और उसकी वैल्यू क्या थी, इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, जिसको हमने बाद में इंडक्टेंस के टर्म में कर दिया इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होता है, एन आई अपॉन आर, और रिलक्टेंस जो है वो क्या होता है, प्रतिरोध, मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देने का प्रतिरोध, मैग्नेटाइज होने का प्रतिरोध, वही रिलक्टेंस है। और उसका भी फॉर्मूला हम लोग जाना एल अपॉन म्यू ए, वेयर म्यू इज द परमिएबिलिटी। फिर मैंने आपको कॉपर रिंग का किस तरह से एरिया निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, ये सब बताया, इंपॉर्टेंट है वो सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और फाइनली इंडक्टेंस का भी हमने फॉर्मूला निकाला एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल, ठीक है। अब इसके बाद इंडक्टर में कुछ और भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जिसको कि हम लोग आज समझेंगे। और उसके बाद मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, है ना। ये किसी इंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है उसका ये वेवफॉर्म है। -1, देखिए टाइम कभी -1 नहीं होता है। टाइम अगर -1 का मतलब है कि कोई एक आधार, जैसे मान लीजिए आपने आधार बना लिया, अभी जैसे आपने आधार बना लिया कि दोपहर के 12 बजे वो मेरा बेस है, तो 11 बजे जो है वो -1 हो गया, इस तरह से बात समझ आ रही है ना। तो ये कोई टाइम है 0 - 1 पे 0 एम्पियर था और 0 टाइम पर वो बढ़ करके हुआ 0 से 1 एम्पियर, फिर 0 से 2 सेकेंड तक करंट कांस्टेंट रहा और फिर 2 से 3 में फिर से घट करके 1 से 0 हो गया, ठीक है। इंडक्टर के बारे में ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक चीज जो कल हम लोग देखे थे कि E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी से एक चीज क्या पता चल रही है कि अगर करंट में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तभी वोल्टेज डेवलप होगा। अगर करंट कांस्टेंट होगा, डीसी सप्लाई होगी, करंट कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए ऐसा आपको वेवफॉर्म दे दे, और मैंने तो आपको क्वेश्चन दिया था कि अगर ऐसा करंट का वेवफॉर्म है इंडक्टर से तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का वेवफॉर्म कैसा होगा ये बताइए, ये मेरा क्वेश्चन था। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे सीधे पूछे कि व्हाट विल बी द, कि अगर ये करंट इंडक्टर से पास किया जाए तो 0 से 2 टाइम के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इंडक्टर पे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 0 से 2 टाइम के बीच में अगर ये करंट जाता है 1 एम्पियर तो इंडक्टर में कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, 0, क्योंकि करंट कांस्टेंट है। करंट में चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिए। अब आते हैं कि अगर ऐसा वेवफॉर्म है तो वोल्टेज इंड्यूस कैसा होगा और उससे क्या समझेंगे, इन सब चीजों पर देखिए। तो यहां पर मैंने इस पूरे फिगर को 3 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट ये -1 से 0 का जिसमें करंट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा लिनियरली इंक्रीज हो रहा है, दूसरा पॉइंट ये 0 से 2 का जिसमें करंट कांस्टेंट है, और तीसरा पार्ट ये 2 से 3 का जिसमें करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इस पार्ट में -1 से 0 के बीच में, ठीक है। तो अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो हम लोग को यूज करना है ये फॉर्मूला इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एल तो कांस्टेंट इसका है 3 हेनरी, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज जो कल उस दिन बताना छूट गया, सॉरी, देखिए ये फॉर्मूला है ना इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यहां से अगर हम L को करें
तो क्या हो जाएगा E इंटू dt बाई डी आई, कुछ इस तरह से होगा। तो L का यूनिट क्या होता है, हेनरी। तो हेनरी तो साइंटिस्ट के नाम पर है, जोसेफ हेनरी के नाम पर है ना, ठीक है। एक्चुअली फरारे और हेनरी, जो एक्सपेरिमेंट फरारे ने किया ना, वही एक्सपेरिमेंट हेनरी ने भी किया, ठीक है। लेकिन फरारे ने पहले उसको पब्लिश करवा दिया, इसलिए उनका पूरा नाम हो गया। हालांकि सेम चीज हेनरी ने भी साथ साथ किया, ठीक है। तो उनको भी कुछ सांत्वना पुरस्कार मिला। तो इंडक्टर का जो यूनिट है उनके नाम पर है। We give deep respect to them also, him also। तो तो ये जो इसका यूनिट है हेनरी, लेकिन एक्चुअल यूनिट क्या होगा? तो एक्चुअल यूनिट आप देख सकते हैं, E का यूनिट क्या होगा, वोल्टेज, dt का आप सेकेंड लिख सकते हैं, वोल्टेज सेकेंड बाई एम्पियर। दिस इज एक्चुअल यूनिट, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में जो है आपको बोल देता है कि व्हाट इज द एक्चुअल यूनिट ऑफ इंडक्टर, तो दैट इज नॉट हेनरी, दैट इज वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और अगर फर्दर आप करें तो इसको और तोड़ें तो वोल्टेज का आपको पता है जूल पर कूलम, है कि नहीं। इसको और तोड़ें तो वोल्टेज का क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम इंटू सेकेंड, और एम्पियर का क्या होता है, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका एक्चुअल यूनिट और क्या हो जाएगा बताइए, जूल सेकेंड स्क्वायर कूलम स्क्वायर होगा। कूलम नीचे आएगा तो कूलम पे स्क्वायर, सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर, जूल सेकेंड स्क्वायर पर कूलम पे स्क्वायर। तो ये है भाई, तो ये नोट्स में भी नहीं है आपके, इसको आप ऐसे यहाँ नोट करेंगे। अब आइए, तो di बाई dt निकालना है। di बाई dt है चेंज इन करेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हम लोगों को इस पीरियड में निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि di बाई dt में पहले di चेंज इन करेंट, तो चेंज इन करंट मतलब फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। चेंज इन करंट मतलब फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। तो हम लोग टाइम इंटरवल लिए हैं -1 से 0 का, तो फाइनल कौन सा टाइम है हमारा, 0। तो ऐसे लिखते हैं आई, ये जो बार आप जो लाइन देख रहे हैं ना ये वाला, इसका मतलब है एट आई एट टी इक्वल टू 0। मतलब ऐसे अगर लिख दिए आई लाइन कर दी और नीचे में यहाँ पे लिखिए टी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ आई एट टी इक्वल टू 0। तो आई एट टी इक्वल टू 0 माइनस आई एट टी इक्वल टू 1, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 माइनस ऑफ -1, टाइम का डिफरेंस। तो इसको करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे कितना है, 1 एम्पियर ना। देखो ग्राफ को पढ़ना समझिए सीखिए। t इक्वल टू 0 पे करंट कितना है, 1 एम्पियर, तो 1 लिखे। और t इक्वल टू -1 पे करंट कितना है, 0 एम्पियर, तो 0 लिखे। तो 1 माइनस 0 बाय 1 एम्पियर पर सेकंड। तो E इक्वल टू कितना आ गया, LDI बाय dt इक्वल टू 3 वोल्ट, क्योंकि L की वैल्यू कितनी है, 3 हेनरी। तो 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। मतलब 0 से मतलब -1 से 0 के बीच में इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा 3 वोल्ट। हम इसको भी आपको दिखाना चाहते हैं ग्राफ में साथ साथ। तो यहाँ जगह कम है लेकिन हम यहीं पे बना रहे हैं, ऊपर में आप देखिए, ठीक है। एक्चुअली में इसको थोड़ा जगह बनाया जाए, ठीक है। एक्चुअली में हम 2 फिगर बनाना चाहते हैं, ठीक है। एक तो फिगर हम ये बनाना चाहते हैं कि एक फिगर में हम आपको सर्किट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का जो सोर्स है उसके बारे में है ना, और यहाँ इंडक्टर है। देखिए अब ये कैसा सोर्स है, कुछ ऐसा सोर्स है जो कि इस तरह का करंट दे रहा है, ठीक है ना, कि -1 से 0 में इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। अभी जब -1 से 0 के बीच की बात करें और इस तरफ हम बनाना चाहते हैं वोल्टेज का टाइम के साथ कर्व, तो -1 से 0 के बीच में वोल्टेज कितना है भाई, 3 वोल्ट। -1 से 0 के बीच में वोल्टेज है 3 वोल्ट। ठीक है, -1 कांस्टेंट, -1 से 0 के बीच में वोल्टेज क्या है, 3 वोल्ट। सही है। और अब देखिए कि करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, करंट बढ़ रहा है ना, करंट बढ़ रहा है। और यहाँ पर वोल्टेज क्या है, +3 वोल्ट। तो हम करंट का डायरेक्शन इधर लेते हैं, बढ़ रहा है करंट, और यहाँ पे लेते हैं +-3 वोल्ट।
जिसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया ±3 वोल्ट इस टाइम पीरियड में। अब आइए देखते हैं सेकंड टाइम पीरियड 0 से 2 के बीच में, ठीक है। तो फिर से वही चीज di/dt निकालना है, L तो पता है, तो di/dt मतलब फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। I at t equal to 2 minus I at t equal to 0, तो t equal to 2 पे करंट कितना है 1 एम्पियर और t equal to 0 पे करंट कितना है 1 एम्पियर, तो 1 minus 1/2 मतलब 0 एम्पियर पर सेकंड। मतलब इस टाइम इंटरवल में उसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि 1 2 3 यानी कि 0 से लेकर के 2 वोल्ट तक ये कर्व कैसा रहेगा 0 वोल्ट, ठीक है ना, क्योंकि 0 से 2 तक वोल्टेज कितना है 0, यानी 0 से 2 टाइम में ये क्या रहेगा 0 वोल्ट, नो वोल्टेज। समझ में आ रही बात। थर्ड केस देखिए 2 से 3 सेकंड के बीच का, जिसमें कि करंट डिक्रीज हो रहा है। तो जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो देखिए di/dt है ना, di/dt इक्वल टू I at t इक्वल टू 2 से 3 के बीच का, तो करंट एट t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3 पे करंट जो होगा माइनस I at t इक्वल टू 2/3 - 2, तो 3 पे करंट कितना है 0 एम्पियर और 2 पे करंट कितना है 1 एम्पियर, तो 0 - 1/1 करंट माइनस क्या बता रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है -1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा -3 वोल्ट, -3 वोल्ट। यानी कि 2 से 3 में जो वोल्टेज है वो कितना रहेगा -3 वोल्ट, एंड दिस विल बी द ग्राफ, है ना, 3 वोल्ट यहाँ -3 वोल्ट। लेकिन अगर हम इस फिगर में आए, तो जब +3 वोल्ट था तो हमने इसको ऐसे दिखाया +3 वोल्ट, लेकिन जब -3 वोल्ट है तो कैसे दिखाएंगे, पोलैरिटी बदल देंगे, जो यहां पर है तो +3 वोल्ट और अगर ये कर दिए तो क्या हो गया -3 वोल्ट। बच गई आप 3 वोल्ट लिखे, पोलैरिटी बदल दिए तो -3 वोल्ट। यानी कि यहां से आपको कर्व तो बन गया, ये आप समझ गए कैसे बनाना है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता चला, ये पता चला कि जिस समय करंट कांस्टेंट होता है उसमें इंडक्टर के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होता है, जिसमें करंट इंक्रीज करता है उस समय वोल्टेज होता है, उसकी एक पोलैरिटी होती है, एक साइन होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है ना। या आप ऐसे समझिए जिधर से करंट आ रहा है उस तरफ पॉजिटिव और जिधर से निकल रहा है उस तरफ नेगेटिव। लेकिन जब करंट डिक्रीज कर रहा है, ये करंट का साइन वही है, डायरेक्शन वही है, लेकिन करंट क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो करंट जब डिक्रीज करेगा तो इंडक्टर अपने वोल्टेज की पोलैरिटी को पलट देगा। इंक्रीज के केस में जो पोलैरिटी थी उसकी अपोजिट पोलैरिटी होगी डिक्रीज के केस में, ठीक है। इसका कारण समझेंगे बस एक और न्यूमेरिकल करने के बाद, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि जैसे ही करंट का इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में होगा तो वैसे ही इंडक्टर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और फिर अगर करंट इंक्रीजिंग होगा तो फिर से इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। इंडक्टर जब इंक्रीज होगा तो एक पोलैरिटी बनेगी, जब डिक्रीज होगा तो वो पोलैरिटी वोल्टेज की चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम है, इवन देन मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोलैरिटी चेंज होगी। आप इस क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी है, आप इस क्वेश्चन को समझ लिए। तो एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आप बनाइए। ये क्वेश्चन है, करंट मिली एम्पियर में है, टाइम मिली सेकेंड में है, 0 से पहले करंट कांस्टेंट था 10 मिली एम्पियर, 0 से 1 सेकेंड में करंट 10 से बढ़कर के 20 मिली एम्पियर हुआ, 1 से 3 सेकेंड में करंट 20 से घट करके -10 मिली एम्पियर हुआ, और फिर 3 से 5 सेकेंड में करंट इंक्रीज होकर के -10 से 0 एम्पियर पे पहुंचा, ठीक है। ये करंट का है नेचर। आपको क्या करना है, वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाना है और फिर उस वेवफॉर्म से देख करके आपको बताना है कि वोल्टेज 0.5 सेकेंड पे कितना है, 2.7 सेकेंड पे कितना है और 4.02 सेकेंड पे कितना है, ठीक है। तो इसको बनाइए। देखिए तो कैसे बनेगा ये, हमने
पूरे को, जैसे 0 से पहले तो वो करंट कांस्टेंट है तो वोल्टेज 0, 0 से 1 का मतलब कितने इंटरवल में बांटा है पहले देखिए, 0 से 1 में एक लाइन है इंक्रीज कर रहा है, इसको एक टाइम लिए 0 से 1, अब 1 से 3 में ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है और लाइन लगातार है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, मतलब लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। आप चाहें तो इसको 1 से 2 भी ले सकते हैं, फिर 2 से 3 भी ले सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी, है ना। और चूंकि लाइन कंटिन्यू है और इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए 1 से 3 वाले टाइम को हम 1 ले लिए, ठीक है। फिर 3 से 5 में भी यही स्लोप से गया है, तो 3 से 5 को भी हम 1 लाइन ले लिए। तो हम 3 पार्ट में इसको देखेंगे, 0 से 1 में, 1 से 3 में और 3 से 5। तो पहले आते हैं 0 से 1 में, फिर से di/dt निकालना है, तो 1 पे करंट, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो 1 पे करंट कितना है 20 मिली एम्पेयर और 0 पे कितना है 10, तो 20 माइनस 10 मिली एम्पेयर, मिली सेकंड कट जाएगा तो 10 एम्पेयर पर सेकंड हो जाएगा, और L आपको 20 मिली हेनरी दिया है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 20 × 10⁻³ × 10 मतलब 0.2 वोल्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर 1 से 3 के लिए देखिए सेम चीज, तो 3 के लिए करंट कितना है -10 और 1 के लिए कितना है 20, तो -10 - 20 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो 3 पे जो करंट होगा -1 पे जो करंट होगा, तो -20 - 10 और डिवाइडेड बाय 3 - 1 मिली सेकेंड, ये आ जाएगा -15 एम्पीयर पर सेकेंड और वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि करंट डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था तो वैल्यू प्लस में आई थी, और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज किस में आ गया माइनस में आ गया। ओके, अब आते हैं 3 से 5 में, तो एक बार फिर से इस पीरियड में देखिए 3 से 5 में t = 5 पे जो करंट होगा माइनस t = 3 पे जो करंट होगा, 5 पे होगा 0 माइनस 3 पे होगा -10, तो 0 माइनस ऑफ -10/2 5 एम्पीयर पर सेकेंड, तो वोल्टेज कितना होगा 20 × 10⁻³ × 5 100 × 10⁻³ 0.1 वोल्ट निकल गया। अब वेवफॉर्म तो बहुत सिंपल है, 0 से 1 का 0.2 वोल्ट बना लिए, 1 से 3 का -0.3 वोल्ट बना लिए, और 3 से 5 का 0.1 वोल्ट बना लिए। अब आपसे बोला था कि वेवफॉर्म देख करके पता कीजिए 0.5 सेकंड पे क्या वोल्टेज होगा, तो 0.5 सेकंड पे वोल्टेज कितना होगा 0.2 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली 2.7 सेकंड पे क्या होगा, तो 2.7 कुछ यहाँ पर होगा, उस पे कितना होगा -0.3, और 4.02 पे, तो 4.02 पे क्या होगा, यही कांस्टेंट है ना 0.1 वोल्ट। समझ में आ गया। इस तरह के प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव में कुछ एक पार्टिकुलर पीरियड लेकर के या एसएससी जेईई वगैरह के मेंस में सब्जेक्टिव में पूछता है। अब आइए हम जरा वोल्टेज के नेचर को भी देखते हैं और पोलैरिटी को भी देखते हैं, इसको भी एनालिसिस करने से ना आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, मतलब प्रैक्टिस होगा। देखिए हम पहला इंटरवल लिए 0 से 1, 0 से 1 में करंट, देखिए यहाँ पे करंट का 0 से 2 तक करंट ऊपर है, बनाया ना ऊपर, और 2 से 5 तक करंट नीचे है। ऊपर नीचे से मतलब सिर्फ यह है कि करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है। 0 से 2 तक जो करंट का डायरेक्शन है, 2 से 5 में करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, हम यहाँ दिखाएंगे अभी। 0 से 1 में करंट ऊपर है, हम उसको कुछ इस तरह से ले, डायरेक्शन ये ले रहे हैं, ऊपर वाले करंट का डायरेक्शन ऐसे ले रहे हैं, और इस समय जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है इंडक्टर में वो है 0.2 वोल्ट प्लस में, तो हम उसको ऐसा ले रहे हैं प्लस 0.2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 1 से 2 फिर 2 से 3 क्यों लिए, क्योंकि 1 से 2 में करंट ऊपर है, पॉजिटिव कर सकते हैं, और 2 से 3 में करंट नीचे, इसलिए यहाँ पर इसको समझाने के लिए हमने इसको 2 पार्ट में बांटा है। अब 1 से 2 सेकंड में देखिए, तो 1 से 2 सेकंड में करंट तो पॉजिटिव ही है, ऊपर ही है, तो डायरेक्शन सेम रहेगा करंट का। लेकिन 1 से 2 सेकंड में वोल्टेज क्या हो गया नेगेटिव, क्यों हुआ, क्योंकि करंट का नेचर डिक्रीजिंग है, मतलब कि इंडक्टर ने अपनी पोलैरिटी को चेंज कर दिया। तो पोलैरिटी को चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं आप -0.3 है ना, तो ये 0.3 वोल्ट, ठीक है, हो गया भाई, समझ में आ रहा है ना, ये माइनस है तो इसमें पोलैरिटी चेंज होगी। नेक्स्ट देखिए 2 से 3 में, 2 से 3 में करंट की पोलैरिटी चेंज हुई है,
करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है। 2 से पहले करंट ऊपर था, 2 से 3 में करंट माइनस 10 मिली एम्पीयर, यानी कि अब जो है करंट इसमें इधर आ रहा है, इधर से जा रहा है। करंट का डायरेक्शन चेंज मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज। और वोल्टेज 2 से 3 में भी वोल्टेज कितना है, -0.3, ठीक है ना। तो इसकी पोलरिटी वही रह जाएगी और सही भी है, क्योंकि इसमें भी करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस निगेटिव ही होगा और उसकी पोलरिटी क्या होगी, यही होगी। ठीक है, समझा रही बात। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको 3 से 5 में करंट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, 3 से 5 में सबसे पहले तो करंट नीचे है, मतलब कि इसका डायरेक्शन ऐसा ही होगा, जैसा 2 से 3 में था वैसा ही 3 से 5 में होगा। और वोल्टेज अगर देखें तो वोल्टेज क्या आया, पॉजिटिव, मतलब वोल्टेज यहाँ होगा पॉजिटिव 0.1। समझ में आया ये चीजें, ठीक है। अब ये चीज जो है आप अभी थोड़ा देर में अभी देखेंगे हम लोग कि अगर इंडक्टर ही नहीं, किसी भी एलिमेंट के अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इन कर, हम लोग पढ़े थे, आप पावर में पढ़ाए थे आपको कि पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट इन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। और पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकल रहा है तो इसका मतलब है कि पावर को डिलीवर कर रहा है। बैटरी है ना, प्लस माइनस, अगर इसमें करंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज हो रही है, वो पावर ले रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए तो इसका मतलब बैटरी पावर दे रहा है, लोड को दे रहा है, बात समझ आई। तो यहाँ देखिए अगर इंडक्टर को देखें तो इसमें करंट इसमें आ रहा है, मतलब इंडक्टर पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी ले रहा है। इसमें देखें तो पॉजिटिव से करंट जा रहा है, इसका मतलब इंडक्टर एनर्जी दे रहा है, समझेंगे हम थोड़ा देर में इसको। यहाँ पे देखिए तो पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब एनर्जी ले रहा है, और यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव से जा रहा है, मतलब एनर्जी दे रहा है। ये क्या है एनर्जी का, वो हम लोग अभी थोड़ा देर में समझेंगे। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, इसको आपने देखा। आइए नेक्स्ट एक थ्योरी पार्ट करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को देखा और इन चीजों को बनाया, इससे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चलती है इंडक्टर की। वो क्या है, सो देखिए हम लोग जानते हैं कि E = L/di/dt होता है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए आप किसी इंडक्टर से कोई करंट जा रहा है ना, जैसे कि 0 टाइम से पहले इससे करंट आ रहा था 10 मिली एम्पीयर, और आप अगर एकाएक बहुत ही स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में अगर करंट में बहुत ज्यादा चेंज लाने का प्रयास करें, बात समझ आ रही है। मतलब कि पहले से माइनस कुछ टाइम से 0 टाइम तक करंट था 10 मिली एम्पीयर, और आप एकाएक मतलब मान लीजिए 0 से 0.01 सेकेंड में आप चाहते हैं कि करंट में बहुत इंक्रीज हो जाए, है ना, मतलब बहुत कम टाइम में करंट में बहुत इंक्रीज हो जाए। तो अगर बहुत कम टाइम में करंट में बहुत इंक्रीज होगा तो मतलब DI की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और DT की वैल्यू बहुत कम होगी, है नहीं। DI की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और DT की वैल्यू बहुत कम होगी, तो जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट कर सकते हैं ना। अगर हम लोग चाहें कि एब्रैप्टली, इंस्टेंटली, तुरंत, है ना, इंडक्टर से करंट को तुरंत चेंज कर दें विदिन 0 टाइम 0.00001, मतलब बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में अगर करंट को हम बहुत ज्यादा चेंज करने का प्रयास करें तो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि इंडक्टर के क्रॉस बहुत ही लार्ज वोल्टेज जनरेट होगा, है ना, इंडक्टर के क्रॉस बहुत ही लार्ज वोल्टेज जनरेट होगा, है ना, इनफाइनाइट वोल्टेज जनरेट होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा जाता है ना। प्रैक्टिकली अगर हम लोग करंट को चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं चेंज करने का, तो उतना हाई वोल्टेज जनरेट होता नहीं,
इसका कारण है कि इंडक्टर में एकाएक करंट चेंज होता ही नहीं है ना। इंडक्टर ओपोजेस सडन चेंज इन करंट। इंडक्टर एकाएक करंट के चेंज का ओपोज करता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे ये इंडक्टर है और ये किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये इसी सोर्स का सिंबल है चेंज का, और इंडक्टर से अगर कोई करंट आई जा रहा था, ठीक है, और अगर आप करंट को बहुत ज़्यादा चेंज करना चाह रहे हैं बहुत कम टाइम में, है ना, बहुत ज़्यादा चेंज अगर करना चाह रहे हैं बहुत कम टाइम में, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो इन्फिनिटी जैसा होगा, है ना। तो केवीएल के हिसाब से इस सोर्स को भी इन्फिनिटी होना चाहिए, तभी एक इनफाइनाइट सोर्स ही इंडक्टर में करंट को इंस्टेंटली चेंज करवा सकता है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो समझिए कि अगर सोर्स मतलब कि अगर इंडक्टर से एकाएक करंट चेंज करवाना है इन वेरी स्मॉल टाइम, इसका मतलब है अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर t टेंड्स टू 0 है, I वेरी हाई है या लार्ज वैल्यू है, वेरी लार्ज वैल्यू, है ना, तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर केवीएल लगाए यहाँ पे तो ये और ये तो दोनों सेम है और तो कुछ है ही नहीं इसमें, केवीएल लगेगा तो क्या मिलेगा, दिस इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब है कि ऐसा होने के लिए सोर्स का वोल्टेज भी इनफाइनाइट होना चाहिए और इनफाइनाइट सोर्स का कोई वोल्टेज अवेलेबल नहीं है ना। इसका मतलब आप स्ट्रेट लैंग्वेज में समझिए कि इंडक्टर से अगर हम इंस्टेंटेनियसली करंट के मैग्नीट्यूड को या करंट के डायरेक्शन को चेंज कराना चाहें तो इसके लिए हमारे पास इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का सोर्स होना चाहिए, जो कि नहीं है ना। इसलिए इंडक्टर से एकाएक करंट का चेंज नहीं होता है। अच्छा, इसका कारण अभी देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि इंडक्टर से एकाएक करंट का कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इंडक्टर में करंट का चेंज होता है लेकिन इट टेक्स टाइम, वो कुछ टाइम लेता है, ठीक है ना। एकाएक करंट का चेंज नहीं होगा, अब्रप्ट चेंज। इसके पीछे कारण क्या है सो समझिए। कारण ये है कि जैसे ही हम किसी इंडक्टर को करंट देते हैं तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, आपको पता ही होगा। इंडक्टर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, ठीक है। और जब आप इंडक्टर से करंट को चेंज करना चाहते हैं एकाएक, है ना, तो एकाएक करंट का चेंज होना मतलब एकाएक फ्लक्स का चेंज होना, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, और मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्पीड से उतनी फास्टली चेंज नहीं हो सकता है ना। तो चेंज होगा बट इट विल टेक सम टाइम, उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन प्रॉपर्टी ये है इंडक्टर की, इंडक्टर ओपोजेस सडन चेंज इन करंट, सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों से करंट का चेंज सडनली नहीं होने देगा, वो अपोज करता है, करंट के चेंज का विरोध करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है। अगर इंस्टेंटली चेंज कराना है तो उसके लिए आपको इनफाइनाइट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड का सोर्स लाना पड़ेगा, जो कि नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब उस चीज को यहां भी हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। देखिए 0 से 1 टाइम इंटरवल में करंट बढ़ रहा है, तो उस समय देखिए इंडक्टर की पोलैरिटी कैसी है, प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये इस करंट का अपोज कर रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर सपोज कि एक बैटरी हम यहाँ पे लगाए, एक बैटरी यहाँ पे लगाते हैं 10 वोल्ट का और बीच में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं 5 ओम का, ठीक है ना, तो करंट कितना फ्लो करेगा, I इक्वल टू वी बाई आर, तो 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर। लेकिन अगर यहाँ पर भी हम एक 5 वोल्ट का सोर्स लगा दें, 5 वोल्ट का सोर्स इधर से, 10 वोल्ट का सोर्स इधर से, है ना, तो ये हाइयर है तो करंट का फ्लो ऐसे करवा देगा। लेकिन करंट इस समय होगा क्या, आप केवीएल लगा लीजिए, ठीक है ना, I मान लीजिए करंट, और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ ठीक है हो जाएगा।
अब केवीएल अगर लगाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा ड्रॉप, +5i, फिर यहाँ पर आएंगे तो कितना मिलेगा +5, फिर नीचे से यहाँ आएंगे तो कितना मिलेगा -10 = 0। तो i कितना हो जाएगा, ये -5 है, -5 इधर से 5, 5/5 = 1 एम्पियर, करंट घट गया। सेम पोलरिटी का अगर आ जाता है, जैसे यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, तो करंट को घटाता है, करंट का अपोज करता है, करंट को घटाता है। तो देखिए आप यहाँ 0 से 1 में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो उस समय आपके इंडक्टर की पोलरिटी कैसी है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और इधर से करंट निकल रहा है मतलब यहाँ भी सोर्स भी प्लस माइनस होगा, है ना। करंट निकल रहा है मतलब जहां से निकल रहा है सोर्स में वो प्लस होगा और जहां पे इनका है माइनस होगा। आप देखिए सोर्स की और इंडक्टर की पोलरिटी सेम है, मतलब इंडक्टर इस समय करंट का अपोज कर रहा है, जो कि प्रॉपर्टी से भी देखते हैं, इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट, क्योंकि इसमें हर समय चेंज है, हर समय चेंज है, हर समय करंट चेंज हो रहा है, तो इंडक्टर अपोजेस सडन चेंज इन करंट, वो आपको यहाँ दिख रहा है। अच्छा, फिर 1 से 2 में करंट घट रहा है। इसी क्वेश्चन में अगर इस वोल्टेज की पोलरिटी को हम पलट दें, है ना, 5 वोल्ट कर दें, माइनस प्लस, अब जरा केवीएल लगाइए, अब क्या हो जाएगा +5i -5, ऐसे घूमेंगे तो माइनस मिलेगा ना, -5 फिर -10 = 0। तब आई निकालिए, ये 15 हो जाएगा, 15/5 = 3 है। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर इसकी पोलरिटी इसके जैसी थी तो करंट घट गया, नॉर्मल था, जब ये नहीं था तब तो 2 एम्पीयर था, अगर जैसा इसका पोलरिटी है वैसा ही लगा दे तो करंट घट गया, और अपोजिट का लगाए तो करंट बढ़ गया। तो देखिए कि 1 से 2 में करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इंडक्टर जो है ना, करंट के इंक्रीज को भी अपोज करता है, करंट के डिक्रीज को भी अपोज करता है, चेंज को अपोज करता है। अब यहां देखिए 1 से 2 में कि इंडक्टर ने अपनी पोलरिटी को पलट लिया, जैसे ही 1 से करंट घटना चालू होगा इंडक्टर अपनी वोल्टेज की पोलरिटी को पलट लेगा, इसने पलट लिया, और अब ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। पहले करंट को घटा रहा था सेम पोलरिटी करके, अब बढ़ा रहा है, मतलब कि डिक्रीज जो हो रहा है करंट उसका अपोज कर रहा है, पोलरिटी पलट जाएगी करंट बढ़ेगा, तो डिक्रीज हो रहा है उसका अपोज कर रहा है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे 2 से 3 में करंट आपको 20 से घट के 0 हो गया, फिर करंट 0 से बढ़कर के 10 हो रहा है। आप -10 का मतलब ये मत समझिए करंट नेगेटिव होता है, करंट नेगेटिव नहीं होता है कि नहीं, माइनस सिर्फ ये बताता है कि उसका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है सर्किट में वो रिवर्स हो गया। तो 2 से 3 में भी करंट बढ़ रहा है, 0 से बढ़कर के 10 एम्पीयर हुआ, तो इंडक्टर की पोलरिटी ऐसी होनी चाहिए जो इसको अपोज करे। अब आइए इसमें देखिए, हम 2 से 3 की बात कर रहे हैं, सोर्स में इधर से करंट निकल रहा है, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा। अब इंडक्टर की पोलरिटी देखिए, जैसी इसकी पोलरिटी वैसी इंडक्टर की पोलरिटी, मतलब इंडक्टर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है एक बार फिर। तो 2 से 3 में करंट बढ़ रहा है, फिर इंडक्टर ने उसका अपोज किया। अब 3 से 5 में करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इंडक्टर को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो आपके सामने है कि 3 से 5 में जब ये करंट इधर हुआ तो इंडक्टर ने अपनी पोलरिटी को पलट लिया और करंट को सपोर्ट कर रहा है, इसके उल्टा पोलरिटी में करंट को सपोर्ट कर रहा है। समझ आ रही बात? यानी कि इंडक्टर की जो पोलरिटी होगी वो हमेशा ऐसे डायरेक्शन में होगी कि वो चेंज का अपोज करेगा। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी पोलरिटी ऐसी होगी ताकि करंट को कम करने का प्रयास करेगा, अगर करंट घट रहा है तो उसकी पोलरिटी ऐसी होगी कि करंट को इंक्रीज करने का प्रयास करे। बात समझ में आई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंडक्टर, मस्ट है, इसको आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर अपोजेस सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों का अपोज करता है। कारण क्या है, अगर सडन चेंज कराना है तो इनफाइनाइट वोल्टेज सोर्स है जो नहीं है, और दूसरा कारण सडन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, इट टेक्स सम टाइम। ओके, तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं एक और दूसरा पॉइंट। देखिए, तो ये एक सर्किट है जिसमें कि
आपको सोर्स है और इंडक्टर है, और सोर्स अल्टरनेटिंग टाइप का मतलब चेंज होता है, उसके कारण यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट होता है LdI/dt। तो इस इंडक्टर के पास वोल्टेज भी है और इस इंडक्टर के पास करंट भी है। तो वोल्टेज भी है, करंट भी है, तो मतलब कि भाई साहब के पास पावर भी होगा, है कि नहीं? समझ रहे बात? तो वोल्टेज भी है, करंट भी है, तो इट मस्ट हैव सम पावर, है ना? तो पावर क्या होगा इंडक्टर के पास? पावर का जनरल फॉर्मूला हम लोग को पता है, V into I। तो वोल्टेज कितना है, वाट या जूल पर सेकंड। वोल्टेज कितना है, L di/dt, और करंट कितना है, IT वाट। तो ये क्या हो गया, ये है पावर अक्रॉस एन इंडक्टर, है ना? अब अगर हमको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी कितनी है इंडक्टर के पास, एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है? लेकिन ये एक कोई रजिस्टर नहीं है ना? रजिस्टर में या इधर से कोई डीसी सप्लाई नहीं है। जैसे कि एक बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, वो 100 जूल पर सेकेंड ले रहा है ना? ठीक है, तो पर सेकेंड 100 जूल ले रहा है। अगर उसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है 220 वोल्ट, तो वो 100 वाट पर सेकेंड ले रहा है। अगर 220 वोल्ट कांस्टेंट है तो अगले सेकेंड भी 100 वाट लेगा, फिर अगले सेकेंड भी 100 वाट लेगा। तो हम आपसे पूछे कि 10 सेकेंड में कितना लेगा, तो आप कहेंगे 100 × 10, 1000 वाट, 1 किलो वाट ले लेगा, कि नहीं? कहेंगे ना आप, बोलो। तो ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे थे कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है ना, तब तो सीधे पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके आप एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, करंट भी वैरी कर रहा है, वोल्टेज भी वैरी कर रहा है, सब कुछ वैरी कर रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके हम लोग एनर्जी को नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो एनर्जी फॉर ए टाइम इंटरवल t0 to t सेकेंड, है ना? t0 से t सेकेंड में जो टाइम इंटरवल होगा, मतलब t0 से t सेकेंड में जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो हमको एग्जैक्टली नहीं पता इस टाइम पर क्या होगा। हमको इस पूरे टाइम के हर एक टाइम पे जितना एनर्जी कंज्यूम किया उसको ऐड करना पड़ेगा, और पॉइंट हर एक पॉइंट पे एनर्जी कितना कंज्यूम किया उसको ऐड करने का क्या तरीका होता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमको करना होगा इंटीग्रेशन, है ना? तो इसको ऐसे लिखते हैं, WL मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन t सेकेंड माइनस WL T0 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मतलब t टॉन नॉट, मतलब दो टाइम इंटरवल के बीच का, 0 से 2 सेकेंड के बीच का, 0 से 3 या 2 से 5 सेकेंड के बीच का, जो भी हो उसके बीच में जो एनर्जी होगा, पावर इनटू टाइम मतलब LdI/dt, LdI/dt इनटू IT, पावर इनटू टाइम dt, टाइम इंटरवल dt, है ना? तो dt से dt कट जाएगा, तो देयरफॉर WLT माइनस WLT0 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाहर निकल जाएगा, T0 से T IT DI, ठीक है? और या आप कह सकते हैं IT टाइम का ही फंक्शन है और DI। तो यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पे LdI/dt है ना, तो ये अगर हम टाइम का इंटीग्रेशन करें DI, I जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ I DI क्या होगा, I²/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, L/2 इंटू I² T0 से T के बीच में। टाइम का इसमें आएगा वैल्यू, है ना, लेकिन जो एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर होगा और फिर उसमें T और T0 का लिमिट पुट होगा। जो लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो फॉर्मूला को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? जब समझ जाएंगे तो फिर एक बार इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फाइनली अगर हम बात करें कि WLT माइनस WLT0
इन दोनों टाइम के बीच में क्या होगा, तो होगा हाफ एल आई टी स्क्वायर माइनस आई टी नॉट स्क्वायर, ठीक है, जूल। ये है बेसिक फॉर्मूला, है ना। ये बेसिक फॉर्मूला है एनर्जी कंज्यूम बाय इंडक्टर का। लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या लोग जानते हैं, वो देखिए, इफ आई करंट अगर टी नॉट पे अगर जीरो है, अगर टी नॉट टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम पे करंट अगर जीरो है, तो देयरफॉर एनर्जी एब्सॉर्ब बाय इंडक्टर इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है जो सब लोग जानते हैं। आई टी स्क्वायर, तो जिस भी टाइम पर पूछे उस पर टाइम, जिस भी टाइम पे पूछे उस एक्सप्रेशन में टी की वैल्यू वो पुट कर देगा, टी इक्वल टू 2। अब देखेंगे, अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कि टी इक्वल टू 2 पे पूछे तो उस एक्सप्रेशन में टी के जगह 2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा। जनरल जो फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ इंडक्टर का, वो है WL इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर जूल, ठीक है। हालांकि जो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ये है। अब मेरा बात एक बार ध्यान से समझिए। एक्चुअली में क्या होता है कि इंडक्टर जब आप इसमें करंट देते हैं, है ना, और अगर पॉजिटिव में करंट अगर इन कर रहा है, करंट इन कर रहा है पॉजिटिव में, मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है ना, तभी इसकी पोलैरिटी ऐसी है। करंट अगर डिक्रीज होने वाला होगा तो ये पलट लेगा। अगर इस तरह से है और करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट इन कर रहा है, मतलब इंडक्टर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्चुअली इंडक्टर क्या कर रहा है कि जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा है ना। करंट इंक्रीज होगा तो फाई इक्वल टू NI अपॉन R, करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो एक्चुअली में इंडक्टर क्या कर रहा है कि अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहा है। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि इंडक्टर अपनी एनर्जी को कहाँ स्टोर करता है, तो इंडक्टर अपनी एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। एक्चुअली में बात क्या है कि इंडक्टर उस एनर्जी को लेकर के क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के रूप में उस एनर्जी को स्टोर करता है। और जब करंट डिक्रीज होगा तो फिर ये पोलैरिटी पलट जाएगी, जो हम लोग देख चुके हैं। और बैटरी खत्म हो गया, और प्लस से करंट निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लस से करंट निकल रहा है मतलब ये एनर्जी दे रहा है ना, ये एनर्जी डिलीवर कर रहा है, कौन, इंडक्टर, ठीक है। तो जब करंट डिक्रीज होने वाला, जब करंट डिक्रीज हो रहा होता है उस समय इंडक्टर उस करंट को सपोर्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए एनर्जी देना शुरू करता है ना, डिलीवर करता है, किसको, सोर्स को, या इस पूरे सर्किट में, ताकि करंट की वैल्यू ना घटे, वो बढ़ती रहे, ठीक है। तो उस समय करंट क्या करता है, एनर्जी को डिलीवर करता है। अब करंट घट रहा है तो हो क्या रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो मैग्नेटिक फील्ड अब धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो इसने जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में एब्जॉर्ब की थी, अब वो उस एनर्जी को दे रहा है। फिर जब करंट इंक्रीज होगा तो फिर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। फिर करंट डिक्रीज होगा तो फिर ये एनर्जी देगा। और जिस समय करंट कांस्टेंट रहेगा उस समय उसके क्रॉस ऐसा नहीं है कि एनर्जी जीरो है। देखिए फॉर्मूला देखिए, हाफ एल आई स्क्वायर। अगर करंट इंडक्टर से कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि उससे उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो है। लेकिन इवन देन चूंकि करंट कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके पास एनर्जी है ना, उसके पास एनर्जी है क्योंकि करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी है। तो जिस समय इंडक्टर से करंट इंक्रीज होता है उस समय इंडक्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। जिस समय करंट कांस्टेंट होता है उस समय एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर किए रहता है। और जिस समय करंट डिक्रीज होता है उस समय वो मैग्नेटिक फील्ड को घटा करके एनर्जी को डिलीवर करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इंडक्टर रेजिस्टर की तरह एनर्जी को बर्बाद नहीं करता है, वो एक मतलब सुधरा हुआ बच्चा है ना। वो जो पैसा आता है गार्जियन से उसको बर्बाद नहीं करता है। रेजिस्टर क्या करता है, जो एनर्जी मिली हीट के फॉर्म में उड़ा दिया, है कि नहीं। इंडक्टर ऐसा नहीं करता है, जो पैसा आया उसको बचा के रखा, है ना, और जो कठिन समय आया तो उसको खर्चा किया, ठीक है।
तो इंडक्टर और कैपेसिटर का भी इसी के जैसा है। तो इंडक्टर नेवर डिसिपेट एनर्जी, डिसिपेट नहीं करता, डिसिपेट मतलब बाहर फेंकना नहीं, ठीक है। हालांकि इंडक्टर में भी, प्योर इंडक्टर ऐसा करता है, इंडक्टर में भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, तो वो रेजिस्टेंस वाले पार्ट के कारण हीट के फॉर्म में लॉस होता है। लेकिन अगर आइडियल इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है, तो वो एनर्जी को डिसिपेट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर जब करंट घटेगा तो उसको डिलीवर करेगा, रिलीज करेगा। बात समझ में आ गई। और ये इसका फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर, और जनरल फॉर्मूला ये है। आइए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, फॉर ए 2 हेनरी इंडक्टर हैविंग फॉलोइंग करंट वेवफॉर्म, एक 2 हेनरी के इंडक्टर से ऐसा करंट का वेवफॉर्म है, फाइंड, पता कीजिए, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड बाय द इंडक्टर। पता कीजिए कि 0 से 1 सेकेंड में इंडक्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है, और कितना कर रहा है, 1 से 2 सेकेंड में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है, और कितना कर रहा है, और 2 से 3 सेकेंड में भी यही चीज। कम से कम आप लोग इसका वोल्टेज वेवफॉर्म तो बना सकते हैं, और इस तरह से जो हम लोग बनाए थे कि पोलरिटी को भी देख सकते हैं, और ये तो पता कर ही सकते हैं किस समय एब्जॉर्ब करेगा और किस समय डिलीवर करेगा। अगर संभव हो तो इसका आंसर भी निकालिए, एनर्जी भी निकालिए, ठीक है। हम बता देते हैं, लेकिन हमको बहुत जोर से भूख लगी है तो हम खाना खाने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको बना करके रखिए, आंसर भेजिए ग्रुप पर। कल इसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे और कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।